होप मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। वेलकम, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 11 नंबर टॉपिक है कंपटीशन एग्जाम के लिए सामान्य विज्ञान का, जो डीएनए की बात करेंगे। डीएनए की बात करेंगे, आज का हमारा टॉपिक डीएनए रहेगा। तो डीएनए का पहले बात करते हैं, डीएनए क्या है। तो डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, पहले एक चर्चा कर चुके हैं अपन। आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से माता पिता के लक्षणों को संतान तक पहुंचाने का कार्य करता है, डीएनए। और डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका पूरा नाम हो गया कंप्लीट बायोमोलिकुल्स, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिकुल्स, यानी जटिल अणु, जैव अणु होते हैं डीएनए, जो जटिल जैव अणु होते हैं, जीवाणु नहीं, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। और डीएनए की बात करते हैं, डीएनए किस किस से बने होते हैं। तो डीएनए शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजन क्षार, यानी N2 क्षार युक्त से, मतलब इन तीनों से बने होते हैं। शर्करा, फॉस्फेट और क्षार, इन तीनों से मिलकर बने होते हैं। शर्करा कौन सी होती है डीएनए के अंदर? डीऑक्सीराइबोस शर्करा, यानी डी है तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा हो गई यहाँ डीएनए के अंतर्गत। और इसके बाद बात करते हैं इसमें कौन कौन से क्षार उपस्थित होते हैं। नाइट्रोजनी जो क्षार हैं वो कौन कौन से उपस्थित होते हैं? प्यूरिन और प्रीमिडिन। प्यूरिन और प्रीमिडिन में कौन कौन से? एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये हो गए। इसके बाद बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये इनके साइन है, ए साइन, जी साइन, टी साइन, सी। साइटोसिन का सी साइन हो गया। इसके बाद बात करते हैं एडिनिन, डबल बॉन्ड के साथ। एडिनिन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ, दो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमिन से जुड़ेगा। और आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। अपन अभी डीएनए की बात कर रहे हैं, जब आरएनए की बात करेंगे तो इसका विस्तृत वर्णन बताएंगे। आरएनए के लिए एडिनिन थाइमिन से दो हाइड्रोजन बंधों से जुड़ा होगा, और ग्वावानिन 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा साइटोसिन से जुड़ा होगा। जो डीएनए डबल हेलिक्स संरचना होती है, आगे संरचना के बारे में वर्णन कर रहे हैं अपन धीरे धीरे। संक्षिप्त रूप बताएंगे, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के लिए केवल जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उन्हें साइंस में लॉजिक नहीं होता, इसलिए उन्हें मतलब अच्छे से अच्छे संक्षिप्त तरीके से बेहतर बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड, ये डीएनए की संरचना है। डीएनए की ये संरचना है जिसमें नाइट्रोजन बेस होते हैं और जो हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। ये शर्करा और फॉस्फेट, ये संरचना हो गई। तो ये डबल हेलिक्स डीएनए की संरचना, ऐसे डबल हेलिक्स, जैसे कि स्प्रिंग बता दूं ना, स्प्रिंग ऐसी होती है। तो ये क्या है? डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना हो गई। इसके बाद बात करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं। आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं। तो शर्करा और नाइट्रोजन युक्त क्षार दोनों को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। टाइड अलग बात है, न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं? शर्करा और नाइट्रोजन क्षार को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और शर्करा, फॉस्फेट और न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक बेस यानी नाइट्रोजनी क्षार को अपन क्या बोलते हैं? तीनों को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो इससे ही डीएनए बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से ही डीएनए बने होते हैं। कई न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है? बहुलक होता है। बहुलक का मतलब कि एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया, फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया, फिर चौथा न्यूक्लियोटाइड, ये सब जुड़ के किसका निर्माण करेंगे? एक डीएनए का निर्माण करेंगे। इसलिए न्यूक्लियोटाइड को अपन क्या बोलते हैं? डीएनए का बहुलक। न्यूक्लियोटाइड को डीएनए का बहुलक बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, ये आपकी डीएनए की संरचना होगी, जिसमें ये सब बता दिया। डबल हेलिक्स संरचना होती है जिसमें दोनों सिरों पर नाइट्रोजन यानी शर्करा के जो कार्बन हैं उनकी संख्या के अनुसार जुड़े होते हैं। यानी यहाँ तो 3 3 5 और 5 और 3, तो एक कभी एक साथ सीध में उपस्थित नहीं होंगे। देखो ये संरचना जा रही है आपकी, ये तो 1 मिनट बात करते हैं। ये आपकी डबल हेलिक्स संरचना हो गई, जिसमें जो एडिनिन है थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा है, आप देख सकते हैं। और जो साइटोसिन है ग्वावानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। और एक कॉइल यानी एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और एक कुंडलन में नाइट्रोजन बेस कितने होते हैं? 10 होते हैं। आप गिन सकते हैं, यहाँ नाइट्रोजन बेस 10 होते हैं एक कुंडलन में। एक कुंडलन यानी एक घुमाव के अंतर्गत। और इसके बाद ये 3 और 5, ये संख्या कार्बन की संख्या है, शर्करा के कार्बन की संख्या है।
तो ए आपस में आमने सामने विपरीत होते हैं, यानी 5 डैश होगा, एक तरफ 3 होगा, 3 डैश होगा। इसके बाद ये आपकी संरचना हो गई डीएनए की। डीएनए में दोनों श्रृंखलाएं, डीएनए की जो दोनों श्रृंखलाएं होती हैं, सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड बना है, तो दोनों श्रृंखलाएं एंटी पैरेलल होती हैं। और मास ऑफ डीएनए को पाइकोग्राम के द्वारा मापते हैं, यानी कितना होता है डीएनए का मास पाइकोग्राम के बराबर होता है। इसके बाद डिटेल स्टडी ऑफ डीएनए की स्टडी किस तकनीक के द्वारा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा डीएनए की विस्तृत मतलब जो स्टडी की जाती है, विस्तृत अध्ययन करेंगे तो किसके द्वारा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा करेंगे। अब बढ़ते हैं डीएनए का द्वि कुंडलित मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कंपटीशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइंस के क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। सीरियल वाइज आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से सारे वीडियो देख सकते हैं। यहाँ ये क्या है, डीएनए का दो कुंडलित मॉडल है जो वॉटसन व क्रिक के द्वारा दिया गया था 1953 में, और 1962 में बिल्लिकिन ने भी ये मॉडल दिया था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो मॉडल था वो वॉटसन का था। इसलिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डीएनए का दो कुंडलित मॉडल किसके द्वारा दिया गया, तो वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। इसके बाद बात करते हैं डीएनए में सुप्रतिकरण का गुण पाया जाता है, रेप्लिकेशन और डिप्लीकेशन, मतलब स्वप्रतिकरण होता है कि ये अपने जैसा ही बनाने की क्षमता, तो इनमें डीएनए से डीएनए बनाने की क्षमता पाई जाती है डीएनए के अंतर्गत, तो इसको कहते हैं अपन स्वप्रतिकरण, अपनी फोटोकॉपी बना सकता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट अपना है डीएनए से, ये तो आपने बात कर ली कि डीएनए से डीएनए बनता है, उसे कहते हैं रेप्लिकेशन या डिप्लीकेशन। और डीएनए से आरएनए निर्माण की क्रिया कहलाती है अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं सभी एग्जाम में। और ट्रांसलेशन ये अनुवादन, ये आरएनए से प्रोटीन निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, अनुवादन कहलाती है। और ये जेनेटिक कोड, यानी जो नाइट्रोजनी क्षारक हैं वो 3 के जोड़े में पाए जाते हैं, उसे जेनेटिक कोड कहते हैं, कोडोन भी बोलते हैं। जेनेटिक कोड का दूसरा नाम कोडोन है। और डीएनए और आरएनए में जेनेटिक कोड पाए जाते हैं, डीएनए के अंदर जेनेटिक कोड और आरएनए के अंदर कोडोन पाए जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे प्रोटीन में भिन्नता अमीनो अम्लों के कारण होती है। जो प्रोटीन होती है उसमें भिन्नता अमीनो अम्लों के कारण होती है, जो एसिडिक एसिड होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, उनके कारण प्रोटीनों में भिन्नता होती है। इसके बाद बात करेंगे अपन आरएनए से डीएनए कभी बनता नहीं है, लेकिन कभी आरएनए से डीएनए बन जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। इसकी खोज टेमिन व बाल्डीमोरे नामक वैज्ञानिक ने की थी, और वो किस में की थी, एचआईवी जो वायरस होता है, एचआईवी बीमारी होती है, उसके अंदर एचआईवी का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसके अंदर इन्होंने खोज की थी आरएनए से डीएनए निर्माण की इस वायरस के अंदर। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं इस क्रिया को, आरएनए से डीएनए निर्माण की क्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। इसके बाद एंजाइम की शॉर्ट फॉर्म में बात कर लेते हैं कि एंजाइम क्या होते हैं। तो शरीर के सभी एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, शरीर के अंदर जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि जो एंजाइम होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, शरीर के अंदर जितनी भी रिएक्शन होगी उनमें भाग लेंगे तो जैव उत्प्रेरक होते हैं, यानी डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी पार्ट भाग नहीं होते हैं। इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होगी उसमें पार्ट में भाग लेते हैं, उसकी क्रिया को बढ़ा देते हैं, इसलिए ये जैव उत्प्रेरक होते हैं। अपवाद स्वरूप राइबोजाइम जो एंजाइम है यहाँ आरएनए का बना होता है, प्रोटीन का बना नहीं होता है, और सारे एंजाइम जो प्रोटीन के बने होते हैं शरीर के अंदर के। एंजाइम की खोज बकनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा, जो एक साइंटिस्ट हैं बकनर, इन्होंने एंजाइम की खोज की। और नामकरण किसके द्वारा किया गया, कोएने ने किया, नामकरण कोएने नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। इसके बाद बात करते हैं एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को कम करता है, एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को कम करता है। यदि कोई एंटीबॉडी एंजाइम की तरह कार्य करे, तो उसे एबजाइम यानी एबी एबजाइम कहते हैं। तो यहाँ से आपको ट्रिक बताइए कि एबी का मतलब एंटी और बॉडी, तो इसे आप याद कर सकते हैं। यदि एंटीबॉडी एंजाइम की तरह कार्य करती है तो उसे एबजाइम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एबजाइम बोलेंगे। वर्क एज कैटालिस्ट माने उत्प्रेरक होता है, जैव उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है। ये एंजाइम की बात हो गई। अब आता है कैरियोटाइप की बात करते हैं। कैरियोटाइप किसे बोलते हैं, गुणसूत्रों की
उसके लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? कैरियोटाइप कहलाता है। गुणसूत्रों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? कैरियोटाइप कहलाता है। जैसे कि ये गुणसूत्र है, ये लंबाई के घटते क्रम में देखो व्यवस्थित किए गए हैं, तो इसे अपन कैरियोटाइप बोलेंगे। और सबसे 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, पिछले बता चुके थे हम, और 23 यानी 40 गुणसूत्र होते हैं। सबसे लास्ट में सेक्स क्रोमोसोम यानी 23वां जोड़ा आता है सबसे लास्ट में, क्योंकि वो छोटा होता है उसका साइज। कैरियोटॉप किसे बोलते हैं? गुणसूत्रों का द्विगुणित समुच्चय क्या कहलाता है? कैरियोटॉप कहलाता है। 23 जोड़े पाए जाते हैं जिसमें 40 गुणसूत्र होंगे, इसे अपन क्या बोलेंगे? कैरियोटॉप बोलेंगे। और आरे की निरूपण जो गुणसूत्रों का द्विगुणित समुच्चय का आरे की अपन निरूपण करेंगे तो उसे अपन क्या बोलेंगे? एंडियोग्राम बोलेंगे। एंडियोग्राम यानी आरोपी निरूपण अपन करते हैं तो किस किस पर करते हैं, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? उस क्रिया को बोलते हैं एंडियोग्राम बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं, एक नोट है, इंपोर्टेंट सी नोट है, उसको बात कर लेते हैं। जीनोम किसे कहते हैं? गुणसूत्रों का अगुणित समुच्चय। वहाँ द्विगुणित समुच्चय था, यहाँ अगुणित समुच्चय है, यानी 23 गुणसूत्रों का समुच्चय है। उसमें एक जोड़े में एक गुणसूत्र पाया जाता है। वहाँ 2 जोड़ों में 2 गुणसूत्र पाए जाए, एक जोड़े में 2 गुणसूत्र पाए जा रहे थे, लेकिन यहाँ एक जोड़े में एक गुणसूत्र पाया जाता है। तो गुणसूत्रों का अगुणित समुच्चय क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। तो एक कोशिका में कितने जीनोम उपस्थित होते हैं? 2 जीनोम। और एक अंडाणु में एक जीनोम उपस्थित होता है और एक शुक्राणु में एक जीनोम उपस्थित होता है। तो ये बात हो गई जीनोम की। और जीनोम गुणसूत्रों का अगुणित समुच्चय होता है। जीनोम गुणसूत्रों का क्या होता है? अगुणित समुच्चय होता है। एक जीनोम में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 23 गुणसूत्र। ये बात हो गई आपकी जीनोम की। अब बात करते हैं HGP यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत 1990 में से शुरू हुई थी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो 1990 से शुरुआत हुई थी, और वर्तमान में इनके डायरेक्ट कौन है? फ्रांसिस कोलेन है। और कंप्लीट कब हुई थी? ये जो इन्होंने प्रोजेक्ट का शुरुआत की थी वो 1990 में, और इसको कंप्लीट कब किया था? 2003 में कंप्लीट किया था। और फर्स्ट जीनोम किसके द्वारा? क्रेग वेंटर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। और कौन सा था फर्स्ट जीनोम? क्रेग गॉम था। तो ये इन्होंने खोज की थी। इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट फीमेल जीनोम का नाम। फर्स्ट फीमेल जीनोम को किसने खोजा था? मार्जिलिन क्रिक ने, और एम क्रिक नाम दिया था फर्स्ट फीमेल जीनोम का। इसके बाद बात करते हैं सेलेरा जीनोमिक्स कंपनी की। सेलेरा जीनोमिक्स कंपनी HGP के पैरेलल होती है। HGP के पैरेलल होती है। इसके बाद इसके डायरेक्टर कौन है? इतनी जानकारी सफिशिएंट है। इसके डायरेक्टर है डॉक्टर ग्रेग वेंटर। इसके बाद जेनेटिक कोड यानी आनुवंशिक कूट की बात कर लेते हैं। आनुवंशिक कूट की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? नीरेनबर्ग। या ये तीन साइंटिस्ट थे। कौन कौन से थे? नीरेनबर्ग, मथाई और खुराना। कुल संभावित शब्द कितने हैं जेनेटिक कोड में? कितने हैं? 64 हैं। 64। ये आपको 64 4 की घात 3 से 64 लिख लिया है। इसके बाद 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर जेनेटिक कोड का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जेनेटिक कोड डीएनए में पाया जाता है। जेनेटिक जो कोड है वो डीएनए के अंदर पाया जाता है, और कोडॉन आरएनए के अंदर पाया जाता है। अभी बात कर ली पहले हमने। और डीएनए की कैंची आपसे पूछ ले कि डीएनए की कैंची किसे कहा जाता है या चाकू किसे कहा जाता है? वो है रेट्रिक्सन एंडोन्यूक्लियस को डीएनए की कैंची कहा जाता है, यानी काटने का कार्य करता है ये जो एंजाइम है। तो एंजाइम की बात करते हैं। डीएनए के अंदर कौन कौन से एंजाइम क्या काम करते हैं? तो डीएनए हेलिकेज जो एंजाइम है 2 श्रृंखलाओं के मध्य नाइट्रोजन क्षारों के बंधों को तोड़ता है। नाइट्रोजन क्षारों के बंध अपन ने अभी बात की थी। हाइड्रोजन बंध डबल बॉन्ड के साथ और ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं, और एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है। तो इनको तोड़ने का कार्य डीएनए हेलिकेज करेगा। कौन करेगा? डीएनए हेलिकेज। इसके बाद जो साइटोसिन है ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, इसको तोड़ने का कार्य कौन करेगा? इसको तोड़ने का डीएनए हेलिकेज करेगा। इसके बाद बात करते हैं डीएनए लाइगेज जो अपना एंजाइम है उसकी बात करते हैं। डीएनए के खंडों को पुनः संयोजित जो टूट गए हैं उन खंडों को पुनः जोड़ने का कार्य कौन करता है? डीएनए लाइगेज करता है। कौन करता है? डीएनए लाइगेज। डीएनए टोपो आइसोमरेज या गाइरेज जो एंजाइम है यह डीएनए का अतिकुंडलन को रोकता है। जैसे कि स्प्रिंग होती है, वो बहुत अधिक कुंडलन, उसको हम घुमाएंगे तो बहुत अधिक कुंडलन हो जाएगी। उस कुंडलन को रोकने का कार्य कौन करता है? डीएनए आइसोमरेज। जो कुंडलन है इन कुंडलन को
स्थिर बनाए रखने का, रोकने का कार्य कौन करता है? डीएनए टोपो आइसोमरेज या गायरेज। इसके बाद बात करते हैं आरएनए की, बात करते हैं आरएनए। तो आरएनए जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ये भी एक न्यूक्लिक अम्ल है आरएनए। तो कौन कौन से होते हैं? आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। टीआरएनए, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण आपने पहले बात कर चुके हैं कि आरएनए से किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। तो आरआरएनए किसे बोलते हैं? आरआरएनए का पूरा नाम है राइबोसोमल आरएनए, और एमआरएनए का मैसेंजर आरएनए, और टीआरएनए का नाम है ट्रांसफर आरएनए। नाम से ही प्रतीत होता है। तो राइबोसोमल आरएनए यहाँ केंद्रका में, केंद्रक के अंदर केंद्रका उपस्थित होती है, कोशिका के केंद्रक के अंदर केंद्रका उपस्थित होती है। उस केंद्रका में राइबोसोम के निर्माण में भूमिका निभाता है। राइबोसोम के निर्माण में भूमिका निभाता है कौन? राइबोसोमल आरएनए। इसके बाद बात करते हैं मैसेंजर आरएनए की। कोडॉन पाए जाते हैं मैसेंजर आरएनए में, कोडॉन पाए जाते हैं। यहाँ राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण करता है कौन? एमआरएनए। किसके साथ? राइबोसोम के साथ मिलकर। इसके बाद एंटी कोडॉन किस में पाए जाते हैं? टीआरएनए में। और कोडॉन किस में पाए जाते हैं? एमआरएनए में। यह अमीनो अम्लों को प्रोटीन निर्माण के स्थान पर लाता है। यह अमीनो अम्लों को प्रोटीन निर्माण के स्थान पर लाता है। और जो अमीनो अम्ल एसिड होते हैं अपने, उनको प्रोटीन स्थान पर लाता है। इसके बाद बात करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। इस टेक्निक को अपन डीएनए प्रोफाइलिंग एंड डीएनए टाइपिंग भी बोलते हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग एंड डीएनए टाइपिंग एशिया, यानी एशिया भारत का प्रथम तथा विश्व का दूसरा डीएनए बैंक अगर पूछे, यानी एशिया का प्रथम और विश्व का दूसरा डीएनए बैंक पूछे, तो आपका ऑप्शन आएगा लखनऊ। कहाँ स्थित है? लखनऊ के अंदर स्थित है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज, इस तकनीक की जो खोज की गई थी एलेक्स जेफरी नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। भारत में इस तकनीक को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में किसके द्वारा लाई गई? तो डॉक्टर लाल जी के द्वारा, डॉक्टर लाल जी सिंह के द्वारा ये भारत में टेक्निक को लाने का प्रयास किया और लाए थे। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कृत्रिम डीएनए का निर्माण किस वैज्ञानिक, किस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था? ये अपने डॉक्टर हरिगोविंद सिंह खुराना, डॉक्टर हरिगोविंद सिंह खुराना। इसके बाद बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का केंद्र। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का केंद्र कहाँ स्थित है? ये है हैदराबाद में, और उसका नाम है सीसीएमबी। सीसीएमबी का पूरा नाम सेंट्रल फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान। ये तो हो गया कृत्रिम डीएनए का निर्माण किसके द्वारा? डॉक्टर हरिगोविंद खुराना। और इसके बाद अब डीएनए के यूज पढ़ लेते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कहाँ किया जाता है। जैसे कि यूआईडी बनाने में, व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने में। जैसे कि कई व्यक्ति की पहचान डीएनए के एक फिंगरप्रिंट को ले लेते हैं, और फिंगरप्रिंट मतलब उंगली और उंगली का छाप। जैसे कि अपन आधार कार्ड बनवाते हैं तो उसमें उंगली से मान्य हो जाता है ना, कोई ऐसे सिग्नेचर करवाते हैं तो उंगली लगाते हैं आधार कार्ड में वेरिफिकेशन के लिए, अंगूठा लगाते हैं ना। तो ऐसे ही ये यूआईडी बनाने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। और अपराधियों की जांच में, अपराधी जो होते हैं उनकी जांच में किसका उपयोग किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जैसे कि कई लड़ाई करे आते हैं, कई लड़ाई दंगे करे आते हैं, तो वहां पर क्या है, ये थूक छोड़े आते हैं, या कोई शरीर का कोई अंग टूट जाता है या लग जाती है तो खून उनसे क्या है, डीएनए की प्रति निकालते हैं और अपराधी के डीएनए से मिलान करते हैं, और उससे मिलान करने के बाद अपराधी की जांच करते हैं। और पैतृक संबंधों के निपटारे में, जैसे कि कई पैतृक संबंध होते हैं, जैसे एक लड़के पर जैसे जन्म हुआ है हॉस्पिटल में एक लड़के का, तो हॉस्पिटल में एक लड़के को एक माता पिता खींच रहे हैं और एक को ही और दूसरे माता पिता की मेरा बच्चा है, और इसकी जांच करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। यानी जो माता पिता पेरेंट्स होते हैं उनके डीएनए का मिलान किया जाता है उस संतान से। तो इससे पैतृक संबंधों के निपटारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको विस्तृत रूप से अपन बताएंगे तकनीक के द्वारा, बिल्कुल। इसके बाद पीसीआर तकनीक की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तकनीक है ये भी। तो इसकी खोज कैरी मुलिस नामक वैज्ञानिक ने 1984 में नोबेल प्राइज भी दिया था इनको। 1984 में नोबेल प्राइज भी दिया था। कौन से वैज्ञानिक थे? कैरी मुलिस। वैज्ञानिकों के नाम पूछते हैं, बिल्कुल इन दोनों के, इन तकनीकों के वैज्ञानिक के नाम पूछते हैं। पीसीआर का पूरा नाम पूछते हैं, बिल्कुल इंपोर्टेंट है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर का पूरा नाम हो गया। जैसे पीसीआर में क्या होता है कि अपना द्वि कुंडलित जो डीएनए का अणु है उस द्वि कुंडलित से डीएनए की प्रति बनाते हैं अलग अलग। तो डीएनए की जो द्वि कुंडलित अपना डीएनए का डबल हेलिक्स रचना है, जिसको अपन 80 डिग्री से अधिक ताप पर गर्म करते हैं, 80 डिग्री से अधिक ताप पर गर्म करते हैं। इसको अपन विकृतीकरण यानी टूटना, विकृत माने टूटना, यही होता है। तो
अनुशीतलन ठंडा करने पर क्या प्राप्त होता है हमें? दोनों कुंडलन जो हैं वो अलग हो जाते हैं, दोनों कुंडलन अलग हो जाते हैं। इस विधि द्वारा जो डीएनए की पीसीआर तकनीक है, इस विधि द्वारा मात्र कुछ घंटों में डीएनए की अनेक प्रतिलिपियां यानी फोटोकॉपी प्राप्त की जाती हैं। अतः डीएनए आवर्धन की तकनीक है, डीएनए आवर्धन की तकनीक क्या है? पीसीआर। डीएनए आवर्धन की तकनीक क्या है? पीसीआर। तो ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, भूलना नहीं है। इस तकनीक में टैक जो एंजाइम है, इस तकनीक में टैक एंजाइम प्रयोग किए जाते हैं। इस तकनीक में थर्मोफिलस एक्वटिज ये जो एंजाइम है वो इस तकनीक में उपयोग में किए जाते हैं। टैग एंजाइम थर्मोफिलस एक्वटिस। इसके बाद बात करते हैं 80 डिग्री से अधिक ताप को सहन करता है जो टैग एग्जाम है। इस टैग एंजाइम है वो 80 डिग्री सेल्सियस तापमान को सहन करता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है और इसकी खोज पॉलीमरेज एंजाइम में की गई थी। टैग जो एंजाइम है पॉलीमरेज इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट, अपना टॉपिक है भोजन। भोजन की अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। वाचिंग फॉर दिस वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।